नमस्कार, मैं हूं रूपल शर्मा और आप देख रहे हैं एयू न्यूज़ राजस्थान। राजस्थान कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की अधिक जानकारी को लेकर आज के हमारे अधिवक्ता से संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविकांत अग्रवाल। इनसे हम जानेंगे भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं के बारे में कि आखिर किस धारा में सजा का क्या प्रावधान है। इसके बारे में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। जैसा कि आज के समय में अपन देखते हैं, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता है। कई लोग हैं जो कानून का गलत दुरुपयोग करते हैं। जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं उनको गलत कामों में यूज लेते हैं। आज महिला सुरक्षा से लेकर जितने भी मुद्दे हैं, आज दहेज प्रताड़ना एक ऐसा कानून है जिसे मजबूत किया है। हालांकि दहेज प्रताड़ना जो कानून है वो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा वरदान साबित हो रहा है, लेकिन इसके भी कई दुरुपयोग हैं जिनका उपयोग कर महिलाएं अपनी मनमानी करती है एवं पुरुषों के ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको बंद करवा देती है। साथ ही साथ कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो ऐसी महिलाओं के चक्कर में उचित न्याय व्यवस्था से वंचित रह जाती हैं। आइए आज हम इन सबकी जानकारी के लिए मिलते हैं अधिवक्ता रविकांत अग्रवाल से। उनसे जानते हैं आखिर दहेज प्रताड़ना कानून क्या है, कब बना, क्या इसकी धाराएं हैं, क्या सजा का प्रावधान है और क्या कुछ इसके नए तुष्टिकरण है। सर, जो ये दहेज प्रताड़ना कानून है ये क्या है और कब बना और आखिर क्या इसकी जरूरत पड़ी समाज में जिस कानून को बनाना पड़ा? देखिए, ये बहुत पुराना कानून है। वर्ष 1961 में 1961 में गवर्नमेंट ने एक कानून पारित किया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम बोलते हैं। उसका मकसद ये था कि समाज में जो दहेज की कुरीति चल रही है उसका लेन देन दोनों ही बंद किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा विफल हो गया। और विफल होने के बाद लगभग 22 साल बाद 1983 में गवर्नमेंट को फिर से संशोधन करते हुए आईपीसी भारतीय दंड संहिता में संशोधन करते हुए कानून लाना पड़ा। जो 498A की धारा है वो उसमें जोड़ी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं पर जो दहेज के लिए अत्याचार हो रहे हैं, दहेज को लेकर जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसकी रोकथाम हो सके। चूंकि 1961 में बनाया हुआ कानून कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, विफल हो गया, इसी कारण से इसकी जरूरत पड़ी। और उसके बाद हालांकि जब 1983 में ये कानून बना था उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी कि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट की जाती थी उनके साथ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ गया, समाज का स्तर बहुत सुधर गया, लेकिन ये कानून जो है वो अभी तक नहीं बदला। और इसका मिसयूज इतना होने लग गया कि यदि आप NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यदि पिछले 15 साल का डेटा देखेंगे तो 498 के हिंदुस्तान में जितने भी केसेस दर्ज हो रहे हैं और जितने भी केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं उनमें एट एन एवरेज 12 या 13% से ज़्यादा कन्विक्शन होती नहीं है, 12 या 13% से ज़्यादा सजा नहीं होती। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 85% से ऊपर केसेज जो है, 85 से 88% तक केसेज जो है वो झूठे हैं, गलत हैं और इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। 498 जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो धारा लगाई जाती है वो धारा एक्चुअल में है क्या, उसका क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, कितना क्या? देखिए, 498 जो है इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली या उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन यदि वाइफ को किसी भी प्रकार से फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है दहेज की मांग को लेकर, तो उस पर ये धारा लगती है और इसमें 3 साल की इम्प्रिजमेंट का, 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्या आपके अनुसार 498 जो धारा है उसका प्रावधान है, उसका दुरुपयोग हो रहा है? और दुरुपयोग हो रहा है तो इससे बचने के लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके से कानून का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि NCRB की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 88% मामले जो लगभग हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और यदि फैक्ट्स पे जाए, यदि ओरिजिनल फैक्ट्स, धरातल के फैक्ट्स को देखें तो 99% केसेज जो है इसके आपके 498A यानी कि डाउरी एलिगेशन के जो है वो झूठे आते हैं। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं होती है। इनके होने का कारण बेसिकली ये है कि ये एक वेपन की तरह यूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक लीगल टेररिज्म वर्ड दे चुकी है। ये इसलिए होता है कि हस्बैंड वाइफ में कभी भी छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आजकल ह्यूमन मेंटेलिटी कुछ इस तरीके की हो गई है
कि लोगों की सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। सहन शक्ति कम होने के कारण हस्बैंड और वाइफ का ईगो जब क्लैश करता है, तो ईगो क्लैश करने के बाद एक दूसरे से रिवेंज लेने की जो भावना है, उस रिवेंज लेने की भावना में ये इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। और महिलाएं जो है क्योंकि उनके पास ये एक ऐसा सॉलिड वेपन है जिसपे कि ना सिर्फ हस्बैंड को बल्कि उसके जितने भी सास ससुर और इन लॉज हैं सबको अच्छा खासा उसमें फंसा दिया जाता है और फिर लंबे टाइम तक केस चलता है और बहुत परेशानी क्रिएट होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 498A ऐसा कोई बहुत ही हीनियस क्राइम नहीं है जिससे कि बचा नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को हम लोगों ने छोड़ दिया है। उसमें दहेज लेना, दहेज देना दोनों ही अपराध है। दहेज के लिए प्रचार प्रसार करना भी अपराध है। ये आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार से रिश्ते होते हैं तो लड़की वाले ये कहते हैं कि हम इतना पैसा लगा देंगे, ठीक है, लड़का हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो ये एक प्रकार से ये भी एक एक्ट है, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक प्रोविजन है 4A जिसके अंतर्गत ये भी एक अपराध है। तो इन सारी चीजों का यूज नहीं करते हैं। बेसिकली एडवोकेट्स को ये डर होता है क्योंकि जितनी भी FIR होती है सारी FIR में ये लिखा हुआ आता है कि मेरे पिता ने इतना दहेज दिया था, मेरे पीहर वालों ने इतना दहेज दिया था, मैं इतना दहेज लेके आई थी। तो ये अपने आप में एक जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में आपके खिलाफ एलिगेशन दिखाता है। इसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में एक रिट भी लगाई थी, लेकिन बेसिकली क्या है, सिनेरियो को देखते हुए उस रिट को एंटरटेन नहीं किया गया और एकेडमिक स्तर पे बोल के खारिज करवा दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का यूज आप कर सकते हैं। यदि आपके खिलाफ फेक FIR है तो आप सबसे पहले उसमें ये कंटेंट्स देखिए कि उसमें यदि ये लिखा हुआ आ रहा है कि कहीं आपके ससुर ने या आपके इन लॉज ने आपको दहेज दिया है या आपकी वाइफ कहीं दहेज लाने की बात कर रही है, तो सीधा सीधा एलिगेशन उन पर भी बनता है। और एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि 498A में सजा का प्रावधान है 3 साल, लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3-4 जो इनमें लगेंगे उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और उसमें जुर्माना इससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को नॉलेज की कमी है इस कारण से। दूसरी बात यह है कि ये एक दुधारी तलवार की तरह काम करती है। यदि आपने गलत तरीके से इस वेपन को चलाया तो हो सकता है कि आपके लिए ही नुकसान ले जाए। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में एडवोकेट्स इस चीज की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी सॉल्यूशंस हैं। सबसे बड़ी बात दहेज में ये आती है कि 498, जैसा कि मैंने बताया आपको, 498A के साथ 406 हमेशा आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के टाइम में या इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल हो रही है तो क्या जो आपकी मतलब वाइफ ने एलिगेशन जो लगाए हैं उनमें उसने जो स्त्री धन की सूची पेश करी है या जो डाउरी आर्टिकल्स की सूची पेश करी है उस संदर्भ में उसने क्या ओरिजिनल बिल्स दिए हैं या कोई एस्टीमेट कॉपी दी है या कोई आपको बिल वगैरह दिए भी है कि नहीं दिए, ये सब बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको कि पुलिस वाले मैक्सिमम टाइम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट रहता है कि आपको ये प्रूव करने के लिए कि हाँ आपकी वाइफ ऐसा कुछ लेकर आई ही नहीं थी, क्योंकि यदि वो ऐसा कुछ लेकर आई होती और वास्तव में ऐसा कुछ होता तो बेसिकली क्योंकि एलिगेशन जो आता है वो इस तरीके से आता है कि मैं लाई थी और इन्होंने रख लिया, और वो हमेशा लंबी चौड़ी बड़ी हुई सूची बनकर आती है। तो उसको डिस्प्रूव कराना आपका काम है, उसको कोर्ट में उसके खिलाफ लड़िए और यदि गलत साबित होते हैं तो सेक्शन 340 CRPC जो है उसके अंतर्गत आपकी जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस जो झूठे बयान दे रहे हैं उनको भी सजा हो सकती है, उनके खिलाफ भी जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप मानते हैं कि इस 498 की जो दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण कई महिलाएं ऐसी भी जो उचित न्याय से वंचित रह जाती है, जिन्हें न्याय की जरूरत पड़ती है? देखिए मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा है कि 498A के केसेस का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ कि कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ वाकई में अत्याचार हो रहा है, लेकिन धरातल की सच्चाई यही है कि वो महिलाएं ना तो कोर्ट तक पहुंच पाती हैं, ना पुलिस उनकी सुनवाई करती है और उनको न्याय मिल भी नहीं पाता। लेकिन जो महिलाएं हैं बेसिकली इनके साथ साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सरकार ने पारित किया 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस का नियम है और मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं कि
मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब लड़का और लड़की सेपरेट हो जाते हैं, लड़की कहीं ना कहीं अर्न कर रही होती है और प्राइवेट जॉब में होने के कारण उसकी अर्निंग को शो करना पॉसिबल नहीं होता, तो पैसे कमा भी रही होती है और हस्बैंड से ले भी रही होती है और आदमी बेचारा इसमें पिसता चला जाता है। तो क्या अगर कोई महिला साक्षर है और वो काम करने में सक्षम है तो वो जो खर्चा मिलता है कोर्ट द्वारा हर्जाना दिया जाता है वो उसकी हकदार रहती है नहीं? देखिए, कानूनन तौर पर तो ये कहा गया है कि यदि कोई महिला सक्षम है और शिक्षित है और वो यदि स्वयं अर्जित आय कर रही है किसी भी प्रकार से, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। बट कुछ रूलिंग्स ऐसी भी हैं, कुछ साइटेशंस ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि नहीं, हस्बैंड जो है वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आप ये कह सकते हैं कि दो तरफा कानून का प्रावधान सा हो गया। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे कि किसी महिला के बच्चे हैं, अगर तलाक की स्थिति आ जाती है तो उसमें जो बच्चों का देखरेख का जिम्मा है वो माता का होता है या पिता का होता है? अगर माता बच्चों का जिम्मा उठाने के लिए तैयार है तो क्या पिता को, अगर पिता नहीं चाहता बच्चे देना या पिता के पास बच्चे और माता नहीं चाहती है देना, तो इस तरीके का क्या प्रावधान है? देखिए, बच्चे की कस्टडी से संबंधित कानून कुछ इस प्रकार से है कि बेसिकली बच्चा जब तक यदि 5 साल का है तो कस्टडी माता के पास ही प्रेफर की जाती है कोर्ट के द्वारा, और बच्चा यदि बड़ा होता है तो उसमें धरातल की सच्चाई ये कहती है, क्योंकि कानून धरातल की सच्चाई से कहीं अलग चलता है, तो मैं आपको धरातल की सच्चाई बताना चाहूँगा। बेसिकली कस्टडी यदि मदर के पास है तो मदर को ही फेवर मिलता है, और यदि फादर के पास है तो फादर को ही फेवर मिलता है। ये मैक्सिमम केसेस में यही होता है। और जहाँ तक बात रही बच्चों के हर्जे खर्चे की, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक उनके बच्चे मेजर नहीं हो जाते हैं, 18 साल तक के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके फादर की।